नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं लावनी विनीत। सत्ता का महासंग्राम बहुत दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला इस बार नजर आ रहा है, अपने आप में वो बहुत रोचक तस्वीरें दिखा रहा है। गुजरात के लिहाज से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 27 सालों का दुर्ग भारतीय जनता पार्टी का गुजरात रहा है। इस दुर्ग को भेदने के लिए, इस अभेद किले को भेदने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने चुनावी मैदान में उतरकर इस चुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है गुजरात का वो भाईजान, गुजरात का वो मुस्लिम वोटर जो बीते 27 सालों से कांग्रेस के लिए पूरी तरह से कोर वोटर का काम करता रहा है। इस बार उसी भाईजान को साधने के लिए केवल कांग्रेस ही तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि उसे साधने के लिए आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है और MIM यानी असदुद्दीन की पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरकर उसी भाईजान के वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि गुजरात का भाईजान इस बार आखिर है किसके साथ? गुजरात के भाईजान के दिल में चल क्या रहा है? 2017 के लिहाज से अगर देखें तो 64% मुस्लिम वोट दरअसल कांग्रेस के खाते में गए थे, लेकिन 27% पर भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली थी। कुल अगर देखें तो 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स पूरी तरह से निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो इन 20 सीटों पर ही खास तौर से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और MIM की नजरें हैं। ये नजरें कितनी निगाहें उनकी तरफ लेकर आती है, किस तरीके से स्थिति को अपने पक्ष में करती है, ये देखना इसलिए दिलचस्प होने वाला है क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी भी समेकित रूप से इस भाईजान को अपने पक्ष में लाने के लिए बहुत सारे तीर छोड़ रही है। कमान से तीर निकल रहे हैं, लेकिन इस तीर का असर किस पर सबसे ज्यादा होगा और कौन होगा बेअसर, ये देखेंगे गुजरात के इस महासंग्राम में। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जो ये कहेगी और पूछेगी भी कि आखिर गुजरात का भाईजान किसकी ओर। गुजरात में चुनावी रण अपने चरम पर पहुंच चुका है। बीजेपी को अपनी 27 सालों की पुरानी सत्ता बचाने की चुनौती है, तो कांग्रेस की चुनौती बीजेपी को सत्ता से हटाने की है। कांग्रेस भले ही जीत के लिए दम भर रही हो, लेकिन सच यही है कि कांग्रेस गुजरात में कोई बड़ा खेल अब तक करने में विफल रही है। सूबे में करीब 9 से 10% मुसलमान वोटर्स हैं। 30 से अधिक विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 15% से ज्यादा है। कुछ तो ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमानों की संख्या 20% से भी ज्यादा है। आबादी के हिसाब किताब के अनुसार सूबे में 18 विधायक हो सकते हैं। हालांकि गुजरात की किसी भी विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या कभी 7 से ज्यादा नहीं रही। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इन्हीं मुसलमान बहुल सीटों पर सींधमारी की कोशिश में है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं पहली मर्तबा यहां पर नहीं आया हूं गुजरात को। जब 2002 के फसादात चल रहे थे तो मैं हैदराबाद से 50 लाख की दवाओं के साथ 20 डॉक्टरों को लेकर आया था। शालम की दरगाह में हम लोग रुकते थे, वहां पर हमने कैंप चलाया, वटवा में चलाया, जूहापुरा में चलाया। शायद इस इलाके में आए थे नहीं आए थे मुझे नहीं मालूम, मगर हम गुजरात को आए हैं। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि मैं सिर्फ चुनाव के तक गुजरात को नहीं आया हूं। अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा। अपनी पारी के मुसलमान वोटरों को छिटकता देखकर कांग्रेस ने भी फिर से तुष्टीकरण का राग अलापना शुरू कर दिया है। અને દેશને માત્ર બચાવી શકે તો મુસ્લિમ સમાજ બચાવી શકે અને દેશ કોંગ્રેસ પાર્ટીને જો કોઈ બચાવી શકે તો મુસ્લિમ પાર્ટી બચાવી શકે। लेकिन फिलहाल सूबे का मुसलमान न तो कांग्रेस के वायदे पर एतबार कर रहा है और न ही ओवैसी पर। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि गुजरात का भाईजान विकास के मॉडल पर ही बना रहता है या फिर किसी और रुख जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो अभी तक अगर हम बीते चुनावी इतिहास को देखें तो परिणाम ये कहते रहे हैं कि गुजरात का मुसलमान ज्यादातर कांग्रेस के साथ जाता रहा है, लेकिन इस बार गुजरात के उसी मुसलमान को रिझाने के लिए आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन की पार्टी MIM दोनों ही चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन गुजरात का मुसलमान, गुजरात का भाईजान इस बार क्या चाहता है? जब हम ग्राउंड पर उतरे तो हमने रियलिटी चेक किया और जो बात सामने आई वो बहुत चौंकाने वाली थी। आइए सीधे दिखाते हैं आपको संवाददाता आलोक झा की ये स्पेशल रिपोर्ट, जो ग्राउंड पर उतरकर बताएगी कि आखिर गुजरात का भाईजान किसके साथ। धीरे धीरे सर्दी आ रही है, लेकिन गुजरात में चुनावी टेम्परेचर हाई है और इस चुनावी टेम्परेचर में हम अहमदाबाद पहुंचे हैं और यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग हैं। आखिर वो जानते हैं कि इस चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के कार्यों से ये खुश हैं, इनसे ही जानते हैं। पहला सवाल आपसे, जिस तरह से जो सरकार अभी चली है और आप लोग चुनने जा रहे हैं, क्या वो मुद्दे थे जिसको देखकर आप लोग इस बार वोट करेंगे? इस बार महंगाई और परिवर्तन और हमारी सलामती, जो रोजगार दे, सलामती दे, ऐसी सरकार चाहिए हमको। तो उसके लिए वोट करेंगे? हाँ, और इसके लिए वोट करेंगे। उसके लिए आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार इस बार जो चुनाव है, इस चुनाव में क्या देखकर वोट करना है? अभी वोट सरकार तो बीजेपी की ही चाहिए हमको। वो परिवर्तन भी अच्छा करती है, कहने का मतलब है कि सब सेफ्टी भी अच्छी है हमारे लोगों की, यहाँ पर सब गांव में एकता भी अच्छी है, सब मिलजुल के सब रहते हैं। बीजेपी की ही सरकार क्यों चाहिए? सेफ्टी रहती है हमारे लोगों की, बीजेपी की सरकार से सेफ्टी रहती है, भरोसा है प्रधानमंत्री पर? या भरोसा फुल। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये कहा जाता है, मुस्लिम समाज को लेकर कई बातें कही जाती है, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में वोट करेंगे और वो प्रमुख बातें जो आप शेयर करना चाहें हमसे? जी, सबसे पहले तो जो कोरोना काल चला हमारे यहाँ पे, वो कोरोना काल में जो सरकार ने टीकाकरण करवाया, वो कोई नाच जात देख के नहीं करवाया, उसने सभी समाज को साथ में रख के। हालांकि शहर में तो कई एरिया ऐसे हैं कि जहां टीकाकरण करने के लिए मुस्लिम समाज में 1-1 किलो तेल भी दिया, खाद्य तेल, उसके साथ टीकाकरण कराया और बिना भेदभाव के टीकाकरण कराया। दूसरी बात कि जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब हज कमेटी का जो कोटा था हमारे भारत सरकार का, वो 1,40,000 था। अब जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से वो कोटा बढ़ के 2,10,000 हुआ था और ये साल तो 3 लाख का भी कोटा, 2 साल से कोविड के लिए बंद था, लेकिन अब सरकार ने 3 लाख का भी कोटा किया है। साथ साथ में जो रोजगार की बात करें तो मुद्रा लोन है, जैसी कई योजनाएं हैं, तो कोई बिना भेदभाव के सरकार, आज हम मुस्लिमों में भी मुद्रा लोन ली हुई है और लोग रोजगार पा रहे हैं। और दूसरी बात देखा जाए तो उज्ज्वला जो योजना है, उसमें गैस के बोतल भी सभी मुसलमान के वहाँ पे है। जहाँ जहाँ आबादी है वहाँ सरकार ने आवास भी बनाए हुए हैं। और शिक्षण में भी सरकार जो कर रही है, वो शिक्षण में भी मुस्लिम का जो ड्रॉप आउट रेशियो था, वो जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ड्रॉप आउट रेशियो कम हुआ है। घर जा जा के लोग पढ़ाई के लिए इंसिस्ट करते हैं कि भाई पढ़ाई करनी चाहिए, बच्चों में, बेटियों में तालीम आई है। तो इसी मुद्दे देखते हुए, और सलामती है, पिछले 20 साल से आज अहमदाबाद में कर्फ्यू नहीं हुआ और जो भी मतलब हमारे मुस्लिम समाज के लोग गुमराह थे, तो वो मुस्लिम समाज के लोग भी आज एक नंबर के धंधे करने लगे हैं। तो जो गैर कानूनी धंधे थे, वो बीजेपी सरकार के आने से वो सब बंद करके हमारे जो लड़के गुमराह थे, वो आज सही ट्रैक पे आ गए हैं और वो रोजगार, हलाल रोजी कमा रहे हैं। तो मोदी जी की सरकार पे भरोसा है, गुजरात चुनाव के लिए जो है वोट डाले जाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो आपको अच्छी लगी, जिसको देख के आप इस बार वोट करेंगे? जो क्या है नाम आपका? नजमा बानू। नजमा बानू। हाँ, जो भाजपा सरकार है, जो हमारे 3 तलाक का वो है, वो सरकार 3 तलाक का 3 तलाक को जो हटाएगा, वो बहन बहनों के लिए बहुत अच्छा है और बहुत फायदे वाला है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मोदी कामिनी। कामिनी बेनी। कामिनी। क्या अच्छा लगता है आपको इस सरकार में, या फिर क्या देख के आप लोग वोट करेंगे? विकास देख के हम काम कर रहे हैं। भाजपा का बहुत विकास है। कोरोना काल में गरीब को बिना पैसे से अनाज मिलता था और कोविड की रसीदी और विधवा पेंशन बढ़ाया, 750 मिलता था तो 1000 किया।
तो यही देख के इस बार वोट करना है। हाँ ठीक है। कुछ और लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे इस बार जो है क्या देखेंगे आप वोट करने में? हम मुस्लिम समाज को बस वो सुरक्षित देखें, बस उतना ही बात जानना चाहेंगे इस बार क्या देख के वोट करेंगे? विकास को वोट के और भारत देश की सुरक्षा को इसके हम लोग देश के हित में वोट करेंगे। देश के हित में क्या आपको जो पिछली सरकार है यहाँ पर उसको देख के लगता है विकास हुआ है? पिछली सरकार से तो इस सरकार का बहुत विकास हुआ है। पहले हम सोचते थे कि अपना प्रधानमंत्री कहीं बाहर जाता था तो कब आके चाहता था किसी को पता भी नहीं चला। अभी अपने प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो उनको मतलब उनके लिए जाजम पहले से ही बिछा के रखते हैं और उनका वैल्यू, अपने देश का इतना वैल्यू बढ़ गया। तो ये भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार के से हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भूपेंद्र ठाकुर है। तो यहाँ पर जितने लोगों से हमने बात की सभी कह रहे हैं कि वो इस बार विकास के मुद्दे को देखकर ही वोट करेंगे और इस बार जो है अपने लिए सही सरकार चुनेंगे। कैमरामैन चंदन के साथ आलोक झा, सुदर्शन न्यूज, अहमदाबाद। तो विकास को देखकर वोट करेंगे, सुरक्षा को देखकर वोट करेंगे, सुरक्षित महसूस करते हैं इसलिए वोट करेंगे, कोरोना काल में काम हुआ है, वैक्सीनेशन हुआ है, फ्री वैक्सीनेशन हुआ, उसे देखकर वोट करेंगे। इस तरीके के मुद्दे जब सामने आते हैं तो फिर पूछा जाता है कि आखिर क्या गुजरात के मुसलमान का मूड इस बार बदल चुका है? क्या गुजरात का मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के विकास को, डबल इंजन की सरकार के मायने को समझ चुका है? या फिर जिस तरीके से कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या MIM वोटों के पोलराइजेशन के लिए तुष्टीकरण का आधार तैयार कर रही है, उसका एक इम्पैक्ट आते आते यानी चुनाव की तारीख आते आते निश्चित रूप से ऐसे वोटर्स पर पड़ेगा। आइए इसी पर करते हैं खुलकर चर्चा। हमारे साथ इस मेहमानों का जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर आ चुके हैं आज के पैनलिस्ट। मैं स्वागत करती हूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता नीलेश सोलंकी जी, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत। और हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रशांत गढ़वी जी। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत। मैं संदीप जी आज आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि जिस तरीके से ये ग्राउंड रियलिटी सामने आई है वो ये कह रही है कि इस बार कांग्रेस का कोर वोट बैंक उससे छिटक रहा है। अच्छी बात है। आप अभी तक ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस अभी मुस्लिम के लिए क्या कर रही है। अच्छी बात है। आपको आज पता चला, आपको ये संदीप जी की आवाज थोड़ी सी तेज की जाए। संदीप जी आप प्लीज दोबारा शुरू करें क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही थी। प्लीज जी कंटिन्यू करिए। मैं ये कह रहा था कि भाईजान सच्चा जान के साथ में है। अब तो खुशी होनी चाहिए आप जैसे लोगों को या आपके चैनल को। नहीं, हम जैसे लोगों को, हमारे चैनल को। आप ये क्या कहना चाह रहे हैं शुरुआती दौर में? मतलब क्या आप अपना माइंडसेट बनाकर बैठे हैं कि आपको किस तरीके की बातें करनी है या फिर आपको ग्राउंड रियलिटी चुभ गई है? अच्छी बात है। क्योंकि ग्राउंड से जो तस्वीरें, जो रियलिटी आई, मैंने उस पर आपको प्रश्न किया। आप यहाँ बैठकर हमारे चैनल या हमको सर्टिफिकेशन देने का काम मत करिए। आपसे जो प्रश्न पूछा गया उसका अगर आपके पास जवाब है और आपके पास तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ जवाब है तो आपका बहुत स्वागत है। जवाब दे जी बिल्कुल दीजिए, लेकिन तथ्यों और तर्कों के साथ। इधर उधर की डिबेट डिरेल मत करिएगा। आप सवाल के सवाल जवाब दूंगा उसी में बोलिए संदीप जी। शांति मुस्लिम लीजिएगा। अभी आपने इतने 20 मिनट तक से किसी बात की भूमिका बनाई कि कांग्रेस को सिर्फ वहाँ पर मुस्लिमों को वोट मिलता है, मुस्लिमों के लिए भी वो परेशान है और मुस्लिम की पार्टी है। इसकी जो धारणा। संदीप जी आपने क्या म्यूट कर रखा है? स्काइप क्या आपकी म्यूट है क्या? मुझे आवाज आपकी बहुत क्लियर नहीं आ पा रही है। पैनल, मुझे संदीप जी की आवाज बहुत क्लियर नहीं आ पा रही है, प्लीज क्लियर करें। मैं तब तक संदीप जी, मैं 20 सेकंड में आपके पास आ रही हूँ। आपकी आवाज पैनल प्लीज ठीक करवाएं। मैं नीलेश जी आपके पास आ रही हूँ। नीलेश जी देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है और जब ग्राउंड से तस्वीरें सामने आने लगती है तो विपक्ष थोड़ा सा बौखला जाता है और ऐसी प्रतिक्रिया दे देता है जो उनको वाकई सूट नहीं करता, लेकिन उनकी राजनीति में ऐसी प्रतिक्रियाएं सूट भी करती हैं। आपको क्या लग रहा है कि विकास की बातें गुजरात का भाईजान जरूर कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से चुनावी मैदान में चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर MIM हो, तीनों ने ही उनको अपने पाले में करने के लिए अपने अपने तरीके से रणनीति तैयार करा ली है।
नीलेश सोलंकी। नहीं, आप देखिए गुजरात में अगर विपक्ष होता तो कुछ अच्छे मुद्दे लेके आता है, कुछ अच्छे आंदोलन। आप देखिए जितने भी आंदोलन किए उन्होंने किसी ना किसी आंदोलन की चादर ओढ़ ली है। विपक्ष 6 महीने 2 महीने पहले जागता है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने शांति सलामती, अभी जितने भी है हमारे भाइयों, जितना भी मुस्लिम है कि उनको एक शांति चाहिए, वो धंधा नहीं कर सकते थे 27 साल के पहले। वो लोग कोई भी हो, सुलह शांति और उनको सलामती नहीं थी। आज देखिए कि गुजरात वैश्विक तौर पे आगे बढ़ रहा है। आज देखिए कि 3 तलाक मोदी जी ने जो कानून पारित किया, वो सबको फायदा हो रहा है। वो बहनों को जितनी तकलीफें दे रहा था, वो कानून से उनको एक सेफ्टी मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हर समाज के साथ उनका प्रगतिशील किया है। आज देखिए कि गुजरात कौन सी दिशा में अच्छे जा रहा है। इसलिए गुजराती जो होता है वो शांति प्रिय होता है, उसको नहीं। लेकिन नीलेश सोलंकी जी सवाल ये है कि ठीक है, अभी जो ग्राउंड रियलिटी आ रही है, आपके लिए ये रियलिटी बल्ले बल्ले वाली नजर आती है। आप खुश हो सकते हैं इस पूरी रिपोर्ट से, जिस तरीके से ग्राउंड से निकलकर तस्वीरें आई हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि विपक्ष जो आज भूमिका में निभाता हुआ कांग्रेस नजर आ रहा है, या चुनावी मैदान में कांग्रेस भी किस्मत आजमा रही है, आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, MIM भी है, तीनों की तरफ से गुजरात के भाईजान को जिस तरह से रिझाने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है कि एंड वक्त पर कोई इंपैक्ट पड़ सकता है? इसका वोटों का पोलराइजेशन हो सकता है, आपसे वो वोट बैंक छिटक सकता है? नीलेश सोलंकी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप देखिए कि ऐसा कुछ होता तो 27 साल हमको नहीं मिले होते लोगों की सेवा करने के मौका। अब देखिए कि कहीं कुछ ऐसी सीट है 27 सालों में तो ये भी रियलिटी है ना नीलेश जी कि 64% जो वोट है 2017 की, अगर हम ज्यादा पीछे जाते ही नहीं है, 2017 में 64% वोट कांग्रेस के पाले में गया था, आपको सिर्फ 27% मिला था। तो 27 सालों में कांग्रेस का एक कोर वोट बैंक रहा है जो उनके साथ लगातार जाता रहा है। देखिए उनके जो नेता है ना, वो भी अभी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। काफी सारे नेता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत हुए हैं। तो आज वोटर को भी लगता है कि आज कांग्रेस को वोट देने की जगह ये तो आने वाली नहीं है, और आती है तो भी कोई काम नहीं करती है, विपक्ष का तो नामो निशान नहीं है। तो उनको मालूम है कि आज भारतीय जनता पार्टी ही उनके साथ। अच्छा ठीक है, उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी विकास कर सकती है। संदीप जी की आवाज अब सही होगी। संदीप जी दीजिए अपनी प्रतिक्रिया। अभी आपने कहा कि IIM जो है रिझा रही है, क्या जो है आप पार्टी जो है भाईजान को रिझा रही है। ये हमारे कौन है, जरा इनको देखिएगा। ये मोदी जी हैं। ये 4 बार मस्जिद जा चुके हैं। इन 3 नहीं तो वो भी रिझा रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं। मैंने तो नीलेश जी को भी यही बोला ना, वो तो समेकित विकास की बात कर रहे हैं। दिक्कत यही आती है ना कि आप 3 पार्टी को रिझाने की बात कर रहे हैं। एक लोग अजान चलती है तो माइक बंद हो जाता है, आवाज बंद हो जाती है, रिझा हम रहे हैं। पसमानदा सम्मेलन ये करेंगे, रिझा हम रहे हैं। अरे भाई हम सबको रिझा रहे हैं, आप मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हैं? पहली बात। और दूसरी बात, एक बात आप समझिए, कच्छ में ये 4 सीटें जीते, 6 सीटों में से सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कच्छ में है, लगभग 21% से ज्यादा। पूरे जिले वाइज देखेंगे तो वहां पर 4 सीटें भाजपा जीती, और कह रहे हैं रिझा हम रहे हैं, हमारी तरफ वो सबसे ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं। अगर रिझान ही रहे तो फिर जगलन ठाकुर ऐसा क्यों कहते हैं कि देश को तो मुसलमान ही बसा सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए और कांग्रेस को चुनिए, ऐसी पार्टी को चुनिए जो मुस्लिमों की पार्टी हो। तो आपकी पार्टी को तो खुद आपके ही लोग कह रहे हैं ना मुसलमानों की पार्टी, लेकिन जो ग्राउंड पे मुसलमान है वो आपकी पार्टी को स्वीकार नहीं कर रहा है इस बार। 2017 में तो उसने 64% वोट दिया था आपको। मैंने यही सवाल तो नीलेश जी से भी पूछा था। थोड़ा और बात कर लेते हैं जी। बिल्कुल। ग्राउंड रिपोर्ट मुस्लिम भाइयों से जाकर बात की, बहुत अच्छी बात है। आपने ग्राउंड पर यह जाकर नहीं देखा कि 4 से 5 हजार प्राइमरी विद्यालय बंद हो गए। इसके लिए ग्राउंड रिपोर्ट आप नहीं करेंगे, इसके लिए आप ग्राउंड रिपोर्ट नहीं करेंगे कि वहां पर इतनी बड़ी घटना हो गई, वहां पर आज तक अब आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके बारे में लोगों की क्या राय है, उसके लिए ग्राउंड रिपोर्ट आप कब तक देखने आए थे? संदीप जी आप कितना देखते हैं सुदर्शन न्यूज? आप कितना देखते हैं सुदर्शन न्यूज? क्योंकि आप तो पहले एक परसेप्शन के साथ बैठे थे, आप पहले ही एक परसेप्शन के साथ बैठे थे। आपने रिएक्शन की शुरुआत सुदर्शन न्यूज पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हुए की। अगर आप सुदर्शन न्यूज देखते होते तो ये प्रश्न नहीं करते और ना ही कुतर्क करते। आज दरअसल जो रियलिटी है उस पर आपकी बोलती बंद हो गई है। अगर आप जो रिएक्शन सामने आया है, सिंपल सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या कांग्रेस का वोट बैंक इस बार कांग्रेस से छिटक रहा है? इसका जवाब है आपके पास? खबर दिखा दीजिए।
क्या कांग्रेस का वोट बैंक इस बार कांग्रेस से छिटक रहा है? क्या इसका जवाब है आपके पास? हम जीत रहे हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं गुजरात में। आप सरकार बनाने जा रहे हैं? आपको नहीं दिख रहा है? आप सरकार बनाने जा रहे हैं, कितनी सीटें आ रही है इस बार? एक अनुमान तो आप लोगों ने भी लगवाया होगा, प्रचार कर रहे हैं, एक सर्वे तो आप लोग भी करवा रहे हैं। कितनी सीटें आ रही हैं इस बार कांग्रेस की? कितनी सीटें लगभग आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? 100 प्लस। ठीक है प्रशांत गढ़वी साहब, आप तो गुजरात से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, वहां ग्राउंड पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। संदीप त्रिपाठी का ये कहना है कि इस बार सब कुछ बदलने वाला है, गुजरात का भाईजान कांग्रेस के साथ अब भी बना हुआ है। प्रशांत गढ़वी, देखिए, एक टाइम ऐसा था जब SC, ST, OBC माइनॉरिटी वो कांग्रेस की मजबूत वोट बैंक हुआ करती थी। हम आज की तारीख में भी कांग्रेस को वो क्वेश्चन पूछते हैं कि 2002 के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये वोट बैंक ऑलरेडी 2002 या 7 के बाद छिटक गई और आप सत्ता में नहीं आ रहे। उनकी वजह से आप आते, मतलब 72% ये लोग की जो करेंगे 2017 में। सर आप प्लीज मुझे काउंटर मत कीजिए क्योंकि मैं विश्लेषक हूं और आपकी आवाज मुझे ज्यादा। अच्छा संदीप जी, आप जवाब दीजिएगा, आपके इसके बाद आपका ही आंसर लूंगी। एक बार उनको अपनी बात कर लेने दीजिए। संदीप त्रिपाठी, इसके बाद आपका ही आंसर लूंगी, एक बार उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फर्स्ट कमेंट कर लेने दीजिए उनको। सर एक विश्लेषक के तौर पे मैं किसी को काउंटर नहीं कर रहा हूं, मेरा कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो एक जो वोट बैंक 72% पॉपुलेशन की जो वोट बैंक थी वो कांग्रेस के पास बहुत अच्छी थी, इसलिए खाम थियरी के आधार पे उनको 149 तक की सीटें मिली थी। अभी पिछले 2-3 टर्म से ये वोट बैंक कांग्रेस की 9% माइनॉरिटी, आज उसके ऊपर ही मुझे ज्यादा बात करनी है क्योंकि आपका मेन मुद्दा वो है, तो वो डेफिनेटली कांग्रेस के साथ थी, उसमें से ज्यादातर उनके साथ रहेगी। आम आदमी पार्टी और AIMIM के आने से हमको लग रहा था कि सोच सकते हैं, आपने जो बोला 2017 की 27% वोट शेयर बीजेपी को मिली माइनॉरिटी से, वो बिकॉज ऑफ ट्रिपल तलाक का मुझे कहीं ना कहीं ग्राउंड रिपोर्ट ऐसा मिल रहा है कि मुस्लिम लेडीज जो एक फैमिली में 4 वोट होते हैं, 2 लेडीज होती है, लेडीज का वोट बीजेपी में जाता है और उसका वोट कांग्रेस में जाता है, मर्द का उनका जो मेल होता है उनका वोट बीजेपी में कांग्रेस में जाता है। मीम कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गई है क्योंकि कहीं गुजरात के 1-2 असेंबली में मीम और बीजेपी की मीटिंग कहीं दिखती है, मतलब मीटिंग के एक्सपोज हो गई है, इसलिए वहां कुछ तो ऐसा हुआ कि भाई MIM वोट कटवा पार्टी के तौर पे उभर के बाहर आ गई है। आम आदमी पार्टी 6 महीने पहले बहुत अच्छा बलून लेके आई, बलून पूरा भरा हुआ था, लोगों को, मुस्लिम को भी ऐसा लगा होगा, माइनॉरिटी को भी, कि एक ऑप्शन के तौर पे। अच्छा वो क्यों छिटक गई उसका लॉजिक आप समझो। एक मौका ऐसा होता है, एक टाइम होता है कि या तो आप सरेंडर हो या तो आप उनके साथ हो। मतलब आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं, कि इस बार डेंट लग सकता है, लेकिन डेंट लगेगा तो कांग्रेस के वोट बैंक में लगेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी और MIM ने एंट्री की है, तो कहीं ना कहीं से नुकसान कांग्रेस को होगा। संदीप जी काउंटर कीजिए। पहली बात तो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि AIIM जिसकी बात कर रहे हैं वो पहले जब आई, जब उनकी मीटिंगों का खुलासा हुआ, जब ये पता चला कि ये भाजपा के लोग हैं, तो आज वो जो नुकसान होने वाला था वो अब आगे होते नहीं दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात आप समझिए कि हम 40% से ज्यादा वोट गुजरात में पाते हैं। पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहां हमारे पास सबसे ज्यादा वोट ऑफ परसेंटेज है, तो आप बताइए 9% वहां पर मुस्लिम, हम 40% वोट पाते हैं, ये 31% कहाँ के हिंदू वोट दे के जाते हैं? पाकिस्तान वाले हैं या बांग्लादेश के हैं या जो है भाजपा के कार्यालय नागपुर से चले आते हैं? तो बड़ी विडंबना आई है। हिंदू मुस्लिम करके मत देखिए। आज अगर आप बात कर रहे हैं संदीप जी, हिंदू मुस्लिम करके, तो फिर आपके लोगों ने शुरू किया ना। मैं बार बार कह रही हूँ ना, चंदन ठाकुर ने अगर बयान दिया ऐसा, तो शुरुआत तो उधर से ही हुई। अब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है, हम भारतीय जनता पार्टी से भी इसे लेकर सवाल करेंगे और बार बार मैं करती रही हूँ कि हिंदुत्व को लेकर चुनावी मैदान में आ गए हैं। देखिए, आपकी दुकान अगर इससे चल रही है, आप चलाते रहिए, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती है, ना आगे करती है। हाँ, मोदी जी करते हैं, नीलेश सोलंकी, कांग्रेस कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती है, मुस्लिम मुसलमान की राजनीति नहीं करती है, और तुष्टीकरण का जो टैग है वो कांग्रेस पर ही लगा होता है। नीलेश सोलंकी, उनको जगदीश ठाकुर जी का एक स्टेटमेंट उनको बता दीजिए कि एक ही समाज का तिजोरी पे हक है। चंदन जी बोलते हैं कि एक ही समाज ने भारत को बचाया है, तो और दूसरे ही दिन प्रवक्ता को पूछा जाता है कि भाई आपका स्टेटमेंट ऐसे कैसे, तो बोलते हैं हम लोग हिंदू एरिया में जाते हैं तो हिंदुओं को भी यही बोलते हैं
तो तुष्टीकरण की राजनीति तो ये लोग खुले पड़ गए हैं, इसीलिए तो आज 27 साल से घर पे बैठे हैं। अरे भाई अभी स्वतंत्र देव सिंह गया था हमारे यहाँ से, अजान चल रही थी, माइक बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया भाई? यूज किया है, क्यों आज बंद कर उनको दिया? भी मालूम पड़ गया है अजान चलती है, माइक बंद कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से हर एक विश्वास दिलाता है और विश्वास की मोदी जी के विश्वास में भाईजान विश्वास करते हैं। प्राइमरी कैसे बंद हुए? प्रगतिशील बन रहा है और कांग्रेस आज भी जाते हैं। राहुल गांधी जी आज भी आदिवासी गुजरात को वहाँ पर ड्रग्स कैसे आ रही है इतनी? आज वहाँ युवा नशे का आदि क्यों हो रहा है? जब गुजरात में शराबबंदी है तो 70 लोग शराब से कैसे मर गए? नहीं, इन सब पर जवाब है आपके पास? आप पहले स्टेटमेंट क्लियर कीजिए, आपकी बात आती है तो बोलिए भाजपा की बीटी में। चुप करिए, सलमानी कहिए वो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, कब तक हिंदू मुस्लिम करोगे? बोलना क्या चाहते हैं? बच्चों को क्या लेके जाओगे? कभी अपना ये स्टेटमेंट तुम्हारे बच्चे देखेंगे ना, जो बेरोजगार होके भीख मांगेंगे तब आपको गाली देंगे कि पापा आपने उस समय गलत किया था। हिंदू मुस्लिम तो रुकिए, डेवलपमेंट की बात करिए। आज आप बात करिए कि 70 लोग जहाँ शराबबंदी है कैसे मर गए? ऐसा है कि मोदी जी के बारे में कुछ बोले तो थोड़ा वोट मिल जाएगा, मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हो क्या? मोदी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे क्या? डिपॉजिट जब तो होगी 8 दिसंबर को, आप मुख्यमंत्री बनाओगे? संदीप जी और नीलेश जी, आप दोनों को मैंने ग्राउंड दे दिया, आप दोनों ने अपनी मन की बात कर ली, लेकिन अब जरा एक बड़ा साधारण सा सवाल करने वाली हूँ और फिर मैं प्रशांत जी के पास जाऊंगी। संदीप जी, आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट पर बात होनी चाहिए, विकास पर वोट पड़ना चाहिए, विकास, बेरोजगारी, ये सारी चीजें। तो अगर आपने अभी देखी हो हमारी रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट में गुजरात का भाईजान उसी विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को सिलेक्ट करने की बात कह रहा है। उसकी पसंद अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी उसी विकास के नाम पर ही बन रही है, तो फिर विकास को लेकर प्रश्न चिन्ह आप कैसे खड़ा कर सकते हैं? मैं आपके माध्यम से चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, एकदम आप इसको नोट कर लीजिए। भाजपा नहीं जाए मेरे ऊपर मुकदमा करते। इनकी सरकार में 5000 से ज्यादा प्राइमरी विद्यालय बंद हुए हैं। क्यों बंद हुए हैं, इसका जवाब देंगे? ये बताइए, वहाँ पर अगर शराबबंदी है। नीलेश जी दीजिएगा, जरा रुक जाइए, संदीप जी को पूरा कर लेने दीजिए। नीलेश जी बीच में नहीं, अभी फिर आपको आमने सामने कर दूंगी। हाँ संदीप जी कंटिन्यू कीजिए। गुजरात में शराबबंदी है तो जहरीली शराब पीने से 70 लोग कैसे मर गए? इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये बताइए, मोरबी की इतनी बड़ी घटना हो गई, 150 लोग मर गए। मोदी जी वहाँ कुत्ता कुदा रहे थे, कुत्ता दूसरे दिन, और वहाँ पर आज तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती। आप लोग मोदी जी को जितना भी आप जो उल्टी सीधी बातें करते हैं उसका फायदा फिर मिल जाता है उनको। आप लोग हर बार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री को कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका फायदा मिल जाता है। कम से कम भाषाई मर्यादा को बचा कर रखिए, आपके हित में ही होगा। नीलेश सोलंकी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं प्रशांत जी के पास जाऊंगी। कुपोषण में नंबर 1 पे आप हैं। नीलेश जी कुपोषण में नंबर 1 है आप ना, अरे आंकड़ा देख लीजिए। नीलेश जी कुछ हो तो मोदी जी को बात करते हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो विकास की राजनीति करना ही नहीं चाहते। वो लोग समाज को आगे लाते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मुझे बताएंगे नीलेश सोलंकी जी, एक सवाल थोड़ा तीखा सवाल आपसे पूछने वाली हूँ, क्योंकि सारे तीखे सवाल केवल कांग्रेस से नहीं बीजेपी से भी पूछे जाने चाहिए। नीलेश सोलंकी, संदीप जी एक सेकेंड, संदीप जी प्लीज नीलेश जी से एक सवाल करने दीजिए मुझे। नीलेश जी, अभी आपने ग्राउंड से देखा कि गुजरात का भाईजान आपको पसंद कर रहा है, विकास के नाम पर वोट देने के लिए वो आपको पहली प्राथमिकता मांगता है, लेकिन जिस तरीके से गुजरात के चुनावी मैदान में प्रचार की कमान प्रचारकों के द्वारा हिंदू और हिंदुत्व की बात की जाने लगी है, क्या आपको लगता है कि ऐसे में ये वोट बैंक आपसे नाराज हो सकता है एंड मूवमेंट पर? देखिए, सुदर्शन जैसे प्रदेश चैनल अगर ग्राउंड पे जाता है और वो जेन्युइन ही पर्सन को पूछता है कि किसकी राजनीति चाहिए, आपको कौन सी सरकार चाहिए, तो जेन्युइन सुदर्शन के माध्यम से जाता है और वो जन सेवा, वो मतदार बोलता है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के पास जाना है। उसमें भी कांग्रेस क्यों हताश हो रही है? और लावण्य जी, ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट है आपके पास। नहीं, मैं जो सवाल आपसे कर रही हूँ, शायद मेरा सवाल आप सुन नहीं पाए, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। नीलेश जी, मैं दोबारा दोहराती हूँ। मेरा प्रश्न ये था कि जो ग्राउंड रियलिटी आपने देखी, आपके विकास के नाम पर गुजरात का मुसलमान अभी आपके साथ जाने की बात कह रहा है, ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है, क्या इसका इम्पैक्ट इस वोट बैंक पर पड़ सकता है? क्या वो आपके लिए एक मुसीबत हो सकती है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डे 1 से पहले से ही स्टैंड क्लियर है। राम मंदिर बनाना था, बना दिया, आज अच्छा निर्माण हो रहा है। 3 तलाक लाना था, ला दिया। तो हर वो समाज
को लेके साथ में चलना है। ठीक है, आप बैलेंस चल रहे हैं। इसलिए प्रशांत गढ़वी ये जल्दी वोट से। बैंक भी अभी बढ़ेगी, प्रशांत जी, ये वोट शेयरिंग बढ़ेगा इस बार, आप देखना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप बैलेंस चल रहे हैं, नुकसान नहीं होगा। प्रशांत गढ़वी जल्दी से। मेरा एक ही व्यू है जो बोला कि उल्टा हो सकता है कि काफी सारी हिंदू वोट बैंक है जो कांग्रेस से छिटक गई है। चलो माइनॉरिटी कुछ माइंडसेट बना के, क्योंकि पिछले 5 साल के जो कुछ भी कट्टरता आप मान लो, ये 370 वाला मान लो, उसका किसी का विरोध होगा, लेकिन हिंदू वोट बैंक जो कांग्रेस के पास होनी चाहिए थी वो रही नहीं है, उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। अगर और दूसरी बात जो मैं सरेंडर वाली बात कर रहा था लास्ट टाइम मेरे पहले स्पेल में, कि विपक्ष अगर इतना मजबूत हो कि उनके सपोर्ट और इनके सपोर्ट से सत्ता के आप नजदीक पहुंच के सत्ता पा सको, तो हम आपके साथ रहने के लिए तैयार है। अगर आप कुछ भी करने से सत्ता के नजदीक नहीं पहुंचे तो उससे अच्छा है कि सत्ता के पास बैठ जाए। बिल्कुल, यही बात ग्राउंड से भी आ रही थी कि दरअसल मुस्लिम वोट बैंक ये चाहता है साइलेंटली इस बार वोट करेगा, वो देखना चाहेगा कि सत्ता के करीब कौन ज्यादा जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो रहा है तो क्या ये कांग्रेस के लिए मुसीबत है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और एमआईएम ने एंट्री कर ली है, क्या वो कांग्रेस के लिए मुश्किलों भरा है। समय खत्म हो रहा है, लेकिन क्योंकि संदीप जी बार बार उंगली उठा रहे हैं, 20 सेकंड संदीप जी आपके लास्ट कमेंट के साथ ही चर्चा खत्म करती हूँ, 20 सेकंड में सर। देखिए गुजरात में हम अगली बार 78 सीटें जीते थे और 40% से ज्यादा वोट बैंक था, और ये वोट जो है लगातार हर चुनाव में इंटैक्ट हुआ, बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, कम नहीं हुआ है। और इस आने वाले चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत और बढ़ेगा, हम सत्ता में 100 में 100 आप कह रहे हैं आप सत्ता में आ रहे हैं, वोट प्रतिशत बढ़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कुछ सीमाएं हैं, चर्चा यहाँ पर खत्म करनी होगी, लेकिन फिर मिलेंगे। सत्ता का महासंग्राम तो अभी चलता रहेगा, सत्ता का महासंग्राम है ये। और जिस तरीके से परिस्थितियां बनती जा रही है, जिस तरीके से चुनावी मैदान सज चुका है, चुनावी अखाड़े में बयान बहादुर उतर चुके हैं, जनादेश को हासिल करने के लिए, जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए बातें भी हो रही हैं, वायदे भी हो रहे हैं, दावे भी हो रहे हैं, लेकिन समेकित रूप से सामंजस्य बैठाती हुई जनता किसे जनादेश देती है, ये तीनों ही पार्टियों की पेशानी पर बल लाने वाला है। और इसीलिए सत्ता का महासंग्राम भी बहुत रोचक होने वाला है। तो आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।